तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस किशोरावस्था की ओर, है ना, टूवर्ड्स की ओर। इससे पहले देखे थे जनन, है ना, जंतु जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं ना, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का अगला चैप्टर ये है किशोरावस्था की ओर, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, हाँ, ताकि जीव जनन कैसे करते हैं वो पढ़े, उसके बाद ये पढ़िएगा तो एक ही टाइप का है तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद फिर देखेंगे उधर बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी शुरू करेंगे। तो फिलहाल चलिए देखते हैं किशोरावस्था की ओर, है ना। जीव जनन कैसे करते हैं ये तो जान चुके थे, तो उसी से रिलेटेड सेम टू सेम है, समझिए, है ना। बल्कि किशोरावस्था की ओर इसको पहले होने चाहिए, उसके बाद उसको, लेकिन उल्टा बुक में है तो हम भी वैसे ही उल्टा बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, पिछले कक्षा में आप जान चुके हैं कि किस प्रकार पौधों में एक निश्चित अवधि के बाद कुछ बदलाव देखे जाते हैं। मनुष्यों में भी इसी प्रकार किसी निश्चित अवधि में कुछ बदलाव आते हैं। क्या आप अपने बाल्यकाल से अभी तक अपने आप में कुछ बदलाव, परिवर्तन महसूस किए हैं या पाए हैं? तो जी बिल्कुल, है ना। देखिए, पिछले क्लास में पढ़ना था कि पौधा जैसे एक छोटा पौधा से बड़ा होता है तो उसमें क्या क्या बदलाव आता है, क्या क्या परिवर्तन होता है। तो इसमें हमको देखना है किशोरावस्था की ओर, मतलब जो जीव जंतु है उसमें भी कुछ बदलाव आता है, मतलब मनुष्य में भी कुछ बदलाव आता है ना। तो मनुष्यों में जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है समय के साथ, उम्र के साथ, उसी को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। जैसे आप बचपन में जैसा दिखते थे, थोड़ा सा बड़े हुए तो थोड़ा सा चेंज हुआ, है ना, फिर बड़े होंगे फिर चेंज होगा, बुढ़ापे में फिर कुछ और चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से कुछ ना कुछ शरीर में परिवर्तन होते रहता है समय के अनुसार, वही सबको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। जैसे क्या क्या परिवर्तन होता है तो उसमें ये सारणी में कुछ कुछ दिया हुआ है। देखिए, आवाज़ भारी होना, आवाज़ भारी हो जाता है। बच्चा में क्या होता है, छोटा में एकदम पतला आवाज़ रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है छोटा बच्चा का आवाज़। धीरे धीरे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उसका आवाज़ भारी होते जाता है। तो आवाज़ भारी होता है किस में, उसको बताना है, लड़कियों में कि लड़कों में। तो देखिए, ये लड़कों में आवाज़ भारी होता है, लड़कियों में नहीं, लड़कियों के तो आवाज़ पतला ही रहता है ना। कंधों की चौड़ाई बढ़ना, कंधा का जो चौड़ाई है वो बढ़ने लगता है। किस में बढ़ता है, लड़कों में कि लड़कियां में, या दोनों में? तो लड़कों में बढ़ता है, ठीक है। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, दाढ़ी मूंछ किसका आता है, लड़कों का आता है, तो ये बदलाव है ना। आवाज़ का सुरीली होना, तो लड़का का तो आवाज़ सुरीली नहीं होता है, लड़की का होता है ना, आवाज़ सुरीली हो जाता है ना। स्तनों का विकास, स्तन का विकास किस में होगा, तो लड़की में होगा, है ना, लड़कियों में स्तन होता है। मांसपेशियों में विकास, मांसपेशी विकास होता है, तो ये तो दोनों में होता है, लड़का लड़की दोनों में, है ना। कूल्हों का चौड़ा होना दोनों में होता है। शरीर के आकार लंबाई वजन में वृद्धि होना तो दोनों में होता है ना। भावनाएं बदलना दोनों में होता है। सारी अस्थाई दांत आना तो दांत भी दोनों में आता है ना। त्वचा तेलीय होना तो तेलीय दोनों में होता है, ठीक है। तो ये सब परिवर्तन होता है समय के अनुसार, यही सब परिवर्तन के बारे में यहाँ पे अध्ययन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किशोरावस्था क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है समझते हैं, ठीक है। किशोरावस्था तो जीवन काल का वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनका परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसको किशोर अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, समय के साथ जीवन काल में, जीवन के वह अवधि जिसमें शरीर में कुछ ऐसा परिवर्तन आता है, ऐसा चेंजेज आता है जिसके फलस्वरूप उसमें जनन परिपक्वता आता है, यानी कि जनन करने की क्षमता आ जाता है, अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता उसमें आ जाता है, तो उसी अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं, ठीक है। जनन का जो क्षमता आ जाता है जिस अवस्था में, उसी अवस्था को किशोर अवस्था। आया बात समझ में, किशोरावस्था किसको कहेंगे, तो वैसा जीवन काल का वह समय जिसमें जनन परिपक्वता यानी कि जनन करने की क्षमता शरीर में आ जाए, उसको किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। अब ये यौनारंभ क्या है, यौनारंभ क्या है, देखिए, किशोर अवस्था की शुरुआत लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु में होती है।
किशोर अवस्था की शुरुआत कब होती है? 10 से 11 वर्ष की आयु में। यह 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों की यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। तो लड़कियों में जो है वो थोड़ा सा कुछ पहले ही हो जाता है ना, 1-2 साल पहले ही। जीवन काल की इस अवधि को अंग्रेजी में टीन्स तथा किशोर बालिकाओं एवं बालकों को टीनेजर्स कहते हैं। तो इस अवधि को जो 11 से 10 से या 11 से होता है ना, या 12 से कोई में, तो 10, 11 या 12 से जो 18-19 तक का एज होता है, 18-19 तक का जो एज होता है उसको क्या कहते हैं? टीनेजर्स, है ना। चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों को टीनेजर्स कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, टीनेजर्स कहा जाता है। इस उम्र में क्या होता है? इस उम्र में जनन की क्षमता का विकास यौनारंभ कहलाता है, ठीक है। तो ये जो उम्र है 11 से 19 वर्ष के बीच का उम्र, इसी उम्र में जनन का जो है क्षमता विकास होता है। तो उसी जो विकास होता है उस क्षमता को ही यौनारंभ कहते हैं। यानी अब यौनारंभ हो गया, यानी जनन क्षमता इसमें विकसित हो गई है, ठीक है। तो ये 11 से 19 साल के बीच में होता है, ठीक है। 11 से स्टार्ट हो जाता है, या किसी में 12, किसी में 13, इस तरह से। लड़कियों में 1-2 वर्ष पहले प्रारंभ हो जाती है यौनारंभ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मानव जीवन काल में क्या होता है। मानव जीवन काल में उसके उम्र के अनुसार कई अवस्था होती है ना, उम्र के अनुसार बहुत सारे अवस्था में मानव के जीवन काल को बांटा गया है। जैसे 0 से 5 वर्ष के उम्र की को कहते हैं शैशवावस्था, ठीक है। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको याद रखिएगा। 0 से 5 वर्ष के उम्र को शैशवा अवस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था? तो शैशवा अवस्था, है ना। 0 से 5, है ना, 0 से 5 तक को कहते हैं शैशवावस्था। उसके बाद 6 से 10 को कहते हैं बाल्यावस्था। 6 साल से 10 साल को बाल्य अवस्था, है ना, बाल्यावस्था, याद रहेगा। 0 से 5 को शैशवावस्था, 6 से 10 को बाल्यावस्था, और फिर 11 से 19 को किशोरा अवस्था, ठीक है। उसके बाद 11 से 19 के बाद को क्या कहेंगे? युवा अवस्था। 19 साल के बाद जो है, 19 साल से अधिक को क्या कहते हैं? युवा अवस्था। उसके बाद वाला को प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था मतलब प्रौढ़ावस्था, है ना। 19 के बाद युवा अवस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था मतलब वही समझिए तो बूढ़ा अवस्था, है ना, आखिरी अवस्था। और इस प्रौढ़ावस्था के बाद कौन सा अवस्था? तो उसके बाद सीधे कब्र अवस्था, है ना, है, सीधे खत्म अवस्था, है ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। तो यौनारंभ होने समय क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है? देखिए, यौनारंभ में जनन क्षमता का विकास के साथ साथ कई शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक बदलाव होते हैं। जैसे, तो देखिए यौनारंभ में ऐसा नहीं कि खाली जनन क्षमता विकसित हो जाता है, बहुत सारा बदलाव आता है ना। जैसे कौन कौन सा बदलाव आता है? तो लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। तो किशोर अवस्था के दौरान लड़के और लड़कियों की लंबाई में वृद्धि की दर अलग अलग होती है। किशोर अवस्था में देखिए लड़का और लड़की दोनों का वृद्धि का दर अलग होता है, ठीक है। लड़का क्या होता है? थोड़ा कम वृद्धि करते हैं, कम मतलब वृद्धि दर कम होता है। लड़कियां देखिए तुरंत वृद्धि कर देती है। लड़कियां देखिए तुरंत देखते होंगे आप, थोड़ी छोटी सी बच्ची दिखती है, तुरंत 1-2 साल में एकदम बड़ी हो जाती है ना। तो लड़कियों में वृद्धि का जो दर होता है, खास करके किशोर अवस्था में 10-11 साल के बाद एकदम पूरा एकदम स्पीड से सनसना के बढ़ जाती है ना। तो लड़कियों में ज़्यादा आता है वृद्धि दर, लड़कों में कम होता है, ठीक। हम जानते हैं कि समान उम्र के प्रत्येक लड़के एवं लड़कियों की लंबाई एक जैसा नहीं होती है। लड़कियों की लंबाई 16-17 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है, जबकि लड़कों की लंबाई में वृद्धि 18 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। देखिए लड़कियां चूंकि स्पीड से बढ़ती है इसलिए 17 में रुक जाएगी, 17 साल में स्टॉप हो जाएगी, 17 साल के बाद वृद्धि खत्म। लेकिन लड़का धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए 18 साल के उम्र तक वृद्धि होते रहता है ना। इसलिए अधिकतर लड़के ज़्यादा लंबे होते हैं, है ना। हाँ, तो लड़कियां 17 साल तक वृद्धि करते हैं, लेकिन वृद्धि दर लड़कियों का शुरुआत में अधिक होता है ना। 11-12 साल के 10 से 11-12 साल ये सब के बीच में जो वृद्धि दर होता है वो बहुत स्पीड, इस समय में बहुत स्पीड से वो वृद्धि करती है, ठीक है। हाँ, तो देखिए वृद्धि दर यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ वृद्धि दर उसको समझिए, ठीक है। पूर्ण लंबाई का प्रतिशत
और लड़कियों का वृद्धि दर दिया हुआ है, ठीक है, आयु में। जैसे 8 वर्ष के साल आयु में 77% लड़कियों में वृद्धि दर आती है, लड़कों में 72। देखिए लड़का कम है। 9 वर्ष के आयु में 81% वृद्धि दर होती है, इसमें 75 लड़का में कम है। 10 में 84, 78 है ना। इसी तरह अलग अलग उम्र में कितना परसेंट वृद्धि हो सकता है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो हर इसमें देखिए तो लड़कियों का अधिक है ना, लड़कों का कम, हर एज में, हर उम्र में, ठीक है। तो देखिए ये कि कैसे माप निकालते हैं। देखिए आप अपने वर्तमान लंबाई के माप के कर पूर्ण लंबाई की गणना इस सूत्र द्वारा कर सकते हैं। यानी आप अभी कितना लंबा है उस हिसाब से आप और कितना लंबा होइएगा वो पता कर सकते हैं। एक फार्मूला है, उस फार्मूला से ये फार्मूला क्या करना है, वर्तमान लंबाई ऊपर है ना, वर्तमान लंबाई बटा वर्तमान आयु का प्रतिशत वृद्धि, जो प्रतिशत वृद्धि इस चार्ट में दिया हुआ है उसको रखेंगे और गुना कर देंगे 100 से और उसको सोल्व कर देंगे तो पता चल जाएगा आप कितना सेंटीमीटर और बढ़िएगा, है ना, कितना लंबा होइएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल है, उदाहरण, यदि रानी की वर्तमान आयु 11 वर्ष है, ठीक है, वर्तमान आयु कितना है 11 वर्ष, तथा लंबाई है 160 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई दिया हुआ है 160 सेंटीमीटर, उम्र है 11 वर्ष, ठीक है। तो लड़कियों की वृद्धि काल का समाप्ति यानी 17 वर्ष में उनकी अनुमानित पूर्ण आयु क्या होगी, ठीक है। यानी कि 11 साल की अभी है और वो 160 सेंटीमीटर है, तो वो टोटल मतलब कुल टोटल जब तक वृद्धि होगी तब तक में वो कितना लंबा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा होगी वो फाइंड करना है। लगभग में ही निकलेगा, है ना, ऐसा नहीं कि एकदम करेक्ट निकलेगा। कोई फार्मूला है तो ये फार्मूला थोड़ी कि एकदम सही है, ये लंबाई वृद्धि कोई नहीं जानता, बस अनुमानित ही है, ठीक है। तो पूरा क्लियर नहीं आएगा लेकिन अंदाजा एक लग सकता है। तो कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, तो देखिए ये फार्मूला में वर्तमान लंबाई जो है उसको ऊपर रखेंगे, तो वर्तमान लंबाई 160 है तो 160 ऊपर डिवाइड वर्तमान आयु का वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत देखिए 11 साल में कितना है, तो यहाँ देखिए 11 साल में ये देखिए लड़की है तो लड़की का 88, तो यहाँ 88 रखेंगे, फिर गुना 100 से गुना करना है तो 100, ठीक है। तो जो लंबाई अभी है उसको ऊपर और उसका प्रतिशत जो है उस साल में 11 साल में कितना प्रतिशत है तो 88, उसको नीचे और इसको सोल्व कर देना है, ठीक है। तो इसको काट पीट करिएगा, गुना उना करिएगा, तो यहाँ पे देखिए सोल्व किया हुआ है 182 सेंटीमीटर लगभग होगा, है ना, यानी वो 182 सेंटीमीटर हो सकती है, टोटल लंबाई उसका हो सकता है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो हम नहीं बढ़ेंगे, इसको बढ़ाएंगे। हाँ ये देखिए क्या पढ़ना है, क्या हमारे शरीर के सभी अंग समान गति से वृद्धि करते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, देखिए क्या है, देखिए हमारा शरीर का जो अंग है सभी अंग का एक ही समान वृद्धि करते हैं या अलग अलग, तो एक ही समान तो नहीं है, वृद्धि करते होंगे। जैसे देखते हैं पैर हाथ लंबा लंबा है और नाक कान तो छोटा छोटा ना है, और नाको अगर पैर जैसा लंबा हो जाए तो या कानों लंबा हो जाए, यानी क्या समझ में आ रहा है कि हाथ पैर या मतलब कि अलग शरीर का अलग अलग अंग अलग अलग दर से वृद्धि करता है, सब एक ही नहीं वृद्धि करता है ना। जैसे हाथ पैर बढ़ा या शरीर का कोई और वैसा नाक कान नहीं बढ़ता है, नहीं तो नाक भी लड़कल रहता है ना। हाँ तो सभी अंग अलग अलग वृद्धि करते, ठीक है। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों के अपेक्षा बड़ी दिखाई देती है, परंतु किशोर अवस्था के अंत तक शरीर के दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात के समान कर देते हैं, जिससे शरीर सुडौल हो जाता है। तो देखिए कभी कभी किशोर मतलब छोटा बच्चा में जब बढ़ रहा है ना, 8-10 साल उम्र में, 5-6 साल में, 7 साल 8 साल, इस बीच में 5 से मतलब 10 के बीच में क्या होता है, किसी किसी का देखिएगा खाली एकदम पैर बहुत लंबा हो जाता है, पैर हाथ लंबा और शरीर का ठिकाने नहीं है, एकदम पैर हाथ लंबा हो जाता है और बाकी शरीर एकदम बहुत कम रहता है ना। तो वो शुरुआत में होता है ना, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे किशोरावस्था का अंत होता है, यानी 18-19 साल के होते होते वो उसका शरीर जो है वो पूरा अनुपात में आ जाता है ना, पैर हाथ और बाकी शरीर भी अनुपात में आ जाता है, यानी सुडौल हो जाता है ना, यानी वैसा नहीं दिखता है कि एकदम पैर इसका बहुत लंबा है कि
बहुत हाथ बहुत लंबा है ना, वो सारा अनुपात जो है जैसा शरीर होना चाहिए वैसा आ जाता है। शुरुआत में वैसा किसी किसी का भी हृदय होता है। क्या आपने गौर किया है कि आपकी लंबाई परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होते हैं? इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता के प्राप्त जीन वंशानुगत पर निर्भर करता है, वंशानुगत लक्षण पर निर्भर करता है। तो देखिए आपका लंबाई भी आपके घर का किसी भाई बहन या माँ बाप किसी से मिलता जुलता होगा, है ना। तो वो कैसे मिलता है ना, माँ बाप से लंबाई किसी से कैसे मिल जाता है? तो माँ बाप का जीन जो है, जीन जो क्या होता है, तो अनुवांशिक लक्षण उसमें होता है। अनुवांशिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लक्षण ट्रांसफर होते हैं जीन द्वारा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ गुण जो है, कुछ गुण ट्रांसफर होता है। तो वही गुण के कारण ही शकल सूरत भी माँ बाप से मिलता है ना, या लंबाई चौड़ाई मोटाई, है ना। तो कुछ कुछ मिल जाता है अपने अगले पीढ़ी से। तो वो क्यों? जीन के कारण, जीन है ना, जीन ट्रांसफर होकर शरीर में आए उस जीन के कारण, ठीक है। तो वही लक्षण को, गुण को ट्रांसफर करता है वो जीन। तो वो सब आगे क्लास में पढ़ना है। जीन कहाँ होता है? केंद्रक में होता है कोशिका का, है ना। तो वो सब देखना आगे। फिलहाल यहाँ जो है उतना ही ध्यान रखिए ना। तो आगे देखिए थोड़ा सा ये शारीरिक आकार में परिवर्तन, ठीक है। अपने कक्षा किसी छात्र के कंधे एवं सीने का माप का नोट कीजिए। अब अपनी निचली कक्षा के कंधा और सीने का माप का नोट कीजिए, क्या पाइएगा अंतर है? तो देखिए निचला कक्षा यानी बच्चा का देखेंगे तो सीना और कंधा छोटा रहेगा और ऊंचा कक्षा वाला का बड़ा रहेगा, है ना। तो आपने देखा कि नीचे कक्षा की अपेक्षा आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीने अधिक चौड़े होते हैं। इसका कारण क्या है? उनका यौनारंभ हो चुका है, ठीक है। तो बच्चे का कंधा या सीना छोटा चौड़ा कम चौड़ा होता है, बड़ों का अधिक, यानी इससे पता चल रहा है कि वो यौनारंभ हो गया है ना। इसके साथ ही लड़कियों की कमर का निचला भाग, जिसको कूल्हा कहते हैं, चौड़ा हो जाता है लड़कियों। वही लड़कों का शारीरिक पेशियाँ गठीली हो जाती है। लड़कों का होता है तो शरीर उसका गठिया जाता है, गठीला हो जाता है, ठीक है। और क्या परिवर्तन होता है? क्या क्या परिवर्तन होता है सब देख रहे हैं, ठीक है। तो स्वर में परिवर्तन, आवाज़ भी चेंज होता है ना। कैसे होता है देखिए, आवाज़ में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। स्वर चेंज। तो यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिक्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा होता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है, या कंठमणि। किसको? ये देखिए नरटी में गला में जो उभरा हुआ रहता है यहाँ, ये, ठीक है। तो लड़कों में क्या होता है? ये वाला बड़ा होता है थोड़ा, है ना। लड़कियों में छोटा। लड़कों में बाहर से भी निकला हुआ ऐसा दिख जाता है, लेकिन लड़कियों में जल्दी नहीं दिखता है, ठीक है। लड़कियों की छोटा होता है। तो लड़कियों में यह अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो बाहर सामान्यतः दिखाई नहीं देता है, बाहर से नहीं दिखाई देता है। स्वर यंत्र में कभी कभी अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने और भर्राने लगती है, परंतु कुछ दिनों के बाद यह स्वर समान हो जाता है। तो स्वर यंत्रों में देखिए कभी कभी क्या होता है? अचानक वृद्धि हो जाती है ना, अनियंत्रण वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? आवाज़ फटने लगता है या आवाज़ भरभराने लगता है ना। लेकिन फिर कुछ दिनों में वो सही हो जाता है। किसी किसी का तो खैर आवाज़ जिंदगी भर हो जाता है वैसे ही। तो ये स्वर यंत्र के कारण है ना, इसमें कुछ खराबी, ठीक है। स्वर यंत्र के यहाँ पे है ना, ये है स्वर यंत्र, जिसको कंठमणि कहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा होता है लड़कों में, इसलिए लड़कों का आवाज़ क्या होता है? मोटा थोड़ा, है ना। और लड़कियों में ये अंदर बाहर से नहीं दिखता, छोटा थोड़ा होता है। तो लड़कियों का आवाज़ सुरीली और पतला होता है, ठीक। हाँ, तो आगे देखते हैं और क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए श्वेत तथा तेल ग्रंथि की क्रियाशीलता में वृद्धि। देखिए क्या क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए मुंह कान पूरा तेला जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि किशोरियों में यौनारंभ के दौरान चेहरे पर फुंसियाँ और मुहांसे आदि हो जाते हैं। चेहरे में पिंपल्स भी निकल जाता है, फुंसी निकल जाता है और तेलाता बहुत है ना, क्योंकि किशोरावस्था में श्वेत एवं तेल ग्रंथि का स्राव बढ़ जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? तो श्वेत ग्रंथि होता है और तेल ग्रंथि होता है ना, उसका स्राव, उसका बहाव जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए फुंसी भी निकलने लगता है और तेलीय होने लगता है त्वचा, ठीक है। तो क्या है ये ग्रंथि, थोड़ा सा देखते हैं।
क्या है नालिका वाहिनी ग्रंथि। कुछ ग्रंथियां जैसे कि श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित होती है। ये ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में डाल देती है, इसलिए इन्हें नालिका वाहिनी ग्रंथि भी कहते हैं। इन्हें अंतस्रावी ग्रंथियां भी कहा जाता है। तो ग्रंथि जहाँ से मतलब ये सब श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, लार ग्रंथि है ना, जिससे वहाँ से निकलता है तेल, निकलता है लार, निकलता है, वो सब ग्रंथि है। ठीक है, और हार्मोन निकलता है, तो वो सब ग्रंथि है। आगे देखना है ग्रंथि के बारे में भी, कौन कौन सा ग्रंथि तो देखेंगे, है ना। फिलहाल देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होता है। तो ये श्वेत तेल चेहरा तेलाने लगता है, फुंसी उनसी होने लगता है। ठीक है, और क्या होता है जनन अंगों में परिपक्वता में नहीं, देखिए यहाँ पे यौनारंभ में लड़कों के वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है, जबकि लड़कियों के अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है तथा अंडे परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणु का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो वृषण क्या है, अंडाशय क्या है, ये देख चुके हैं इससे पहले का वीडियो में। ठीक है, तो वृषण जो में शुक्राणु जो बनता है, वो शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है यौनारंभ में लड़कों में, और लड़कियों में क्या अंडाशय होता है ना। तो अंडाशय में जो अंडा होता है उसका वृद्धि स्टार्ट हो जाता है। वो अंडा जो होता है वो जन्म से ही होता है, लेकिन वृद्धि ने कब होता है, यौनारंभ के समय वृद्धि होता है और परिपक्व हो जाता है, और अंडाणु जो है वो निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, निर्मोचन क्या होता है अभी देखेंगे, समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, देखिए मानसिक और क्या क्या परिवर्तन होता है उसको पहले देख लेते हैं। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। तो मानसिक बुद्धि में बढ़ता, बौद्धिक और संवेदना मतलब सोचने समझने का भी थोड़ा सा हाई लेवल का सोच समझ विकसित हो जाता है ना। किशोर अवस्था में पहले की अपेक्षा अधिक बौद्धिक विकास होता है ना, बुद्धि का विकास ज़्यादा होता है। इस दौरान सोचने का ढंग में परिवर्तन, सोचने का ढंग में शुरू में का तो बचपन में तो बचपना सोच रहा था, धीरे धीरे सोचने का ढंग में भी परिवर्तन हो जाता है। सीखने की क्षमता में भी सर्वाधिक होती है, यानी सीखने की क्षमता भी इस उम्र में सबसे ज़्यादा होता है ना। कभी कभी किशोर की शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति खुद को ढालने का प्रयास करते हैं, है ना। तो शरीर में तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन होता है ना, तो उसको खुद को उस परिवर्तन के अनुरूप ढालना चाहती है ना, खुद को ढालने का प्रयास करते हैं तथा इस दौरान वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो इस दौरान क्या है, बहुत कोई बच्चे जो इस अवस्था में आता है तो खुद को थोड़ा असुरक्षित महसूस करने लगता है, जबकि इसमें असुरक्षा जैसी कोई बात नहीं है ना। ये परिवर्तन प्रकृति है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। तो देखिए इसमें वैसा असुरक्षित महसूस होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक प्रकृति का देन है। सबके साथ ऐसा हुआ है और सबके साथ ऐसा होगा, है ना। और ये शारीरिक वृद्धि के कारण कुछ होता है बदलाव, तो बदलाव को है ना, उस बदलाव को सहने की क्षमता रखनी चाहिए, है ना, समझने की क्षमता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा ये हो जाए, है ना, तो असुरक्षित महसूस ना करे, समझे इस बदलाव को। ठीक है, और समझने के लिए वही पढ़ाई जरूरी है ना। एक लक्षण है, देखिए गौण लैंगिक लक्षण। युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे में दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण चूंकि लड़का और लड़की दोनों की पहचान को अलग करती है, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या परिवर्तन होता है वही परिवर्तन देख रहे हैं ना उस समय। तो अभी तक बहुत सारा परिवर्तन देखिए, अब एक देखिए गौण लैंगिक लक्षण आ जाता है। गौण लैंगिक लक्षण किसको कहते हैं, तो जिससे पता चल जाता है कि लड़का है और ये लड़की है। ठीक है, तो लड़कियों का स्तन वृद्धि हो जाता है और लड़कों में क्या दाढ़ी मूंछ आ जाता है, जिससे फर्क पड़ जाता है दूर से ही कि ये लड़का है कि लड़की है ना। तो ये जो फर्क जो दिख रहा है ना, लड़का और लड़कियों का पहचान अलग अलग हो रहा है, तो इस पहचान के कारण इसको गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए गौण लैंगिक लक्षणों के कारण यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों के मूल कारण हार्मोन है। तो देखिए जो भी परिवर्तन, जो भी बदलाव इस दौर में होता है उसका मेन कारण है हार्मोन। शरीर में हार्मोन निकलता है, वही ये सब परिवर्तन को करता है। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा ही नियंत्रण होता है, हार्मोन ही वो परिवर्तन को करा रहा है। तो देखेंगे अब ये क्या हार्मोन क्या है। ठीक है, हार्मोन क्या है, देखिए हार्मोन क्या है, तो यह एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है, रासायनिक पदार्थ है जो अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, यानी शरीर के अंदर के जो ग्रंथि है वो ग्रंथि इसको स्रावित यानी निकालता है इस हार्मोन को। यौनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, एस्टेरोन
है ना। तो ये याद रखिएगा, टिक लगाने वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन। ये यौनारंभ के साथ विरिष्ण में जो पुरुष हार्मोन होता है, विरिष्ण में पुरुष हार्मोन जो होता है वो कौन, उसका नाम क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, पुरुष जो लड़कों में जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, विरिष्ण हार्मोन। हाँ, तो इसका स्रावन प्रारंभ हो जाता है विरिष्ण में। ठीक है, ये हार्मोन निकलने लगता है। ये हार्मोन लड़कों को लैंगिक लक्षणों में बदलाव के कारक है। तो इसी हार्मोन के कारण लड़कों में लैंगिक लक्षण में बदलाव आता है। कौन सा हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसी प्रकार लड़कियों में यौनारंभ के समय ही अंडाशय से स्त्री हार्मोन, तो लड़कियों के समय अंडाशय से एक स्त्री हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो लड़का का विरिष्ण से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम टेस्टोस्टेरोन, और लड़कियों का जो हार्मोन है इसको एस्ट्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोजन के कारण ही स्रावन आरंभ होता है, जिससे उनके स्तन विकसित होता है। ठीक है, तो लड़कियों का जो विकास होता है एस्ट्रोजन के कारण, लड़कों में जो लैंगिक लक्षण आता है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण। ठीक, देखिए सबसे पहले हार्मोन किसने ये किया था, देखिए हार्मोन सर्वप्रथम हार्मोन का पता, हार्मोन को सिकेटिन भी कहते हैं। ठीक है, सिकेटिन का पता बेलिस एवं स्टार्लिंग ने 1902 ईस्वी में लगाया। इसकी अवधारणा को 1905 में स्पष्ट किया गया। तो ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर के सबसे पहले हार्मोन का पता लगाया था 1902 ईस्वी में, और 1905 ईस्वी में इसका अवधारणा जो हार्मोन के बारे में जो था वो क्लियर हुआ। ठीक है, स्पष्ट हुआ। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं जनन हार्मोन की भूमिका। जनन हार्मोन जो है उसकी क्या क्या भूमिका है। ठीक है, जनन में हार्मोन की भूमिका देखेंगे ना। जनन जो होता है उसमें ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसका क्या भूमिका है ना। तो वो जनन का और भी बाकी जो हार्मोन है उसका क्या है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उसमें से एक हार्मोन विरिष्ण में शुक्राणु एवं अंडाशय में अंडाणु को परिपक्व होने को नियंत्रण करता है। ठीक है, तो बहुत सारा शरीर में हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से एक हार्मोन जो है लड़कों में शुक्राणु निकालता है, और एक हार्मोन जो है लड़कियों से अंडाणु को परिपक्व कराता है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जनन अंगों को पुरुष में टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, अभी तो देखे थे ना, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और स्त्री को एस्ट्रोजन, स्त्री में जो हार्मोन होता है। तो स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है ना। तो ये इसको बढ़ाने के लिए कौन उसको उत्तेजना देता है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। इन हार्मोन्स का रुधिर प्रवाह रक्त प्रवाह में स्रावित किया जाता है। इन हार्मोन को कहाँ, रुधिर, खून जो प्रवाह होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन पूरा शरीर में होता है, तो वही खून के साथ ये हार्मोन भी आ जाता है, इसलिए पूरा शरीर में भी हार्मोन पहुंच जाता है, जिससे ये शरीर के विशिष्ट भाग है ना, या जहाँ पे पहुँचना है, जिस स्थल पर, जिस जगह पर, वहाँ तक वो पहुँच जाता है वो हार्मोन, क्योंकि ब्लड में चल रहा है और ब्लड तो हर शरीर में जाता है। तो जहाँ पे उस हार्मोन की जरूरत है वहाँ तक वो ब्लड उसको ले जाता है, तथा यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तन को उत्पत्ति करती है ना, उद्दीपित करती है, यानी शरीर में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है, उत्पन्न होता है। अब देखिए मानव में जनन काल का अवधि, तो यौनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु में शुरू होता है। से लड़कियों में एक विशेष परिवर्तन होने लगता है, लड़कियों में विशेष परिवर्तन खासकर होता है, तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है, और वो जो परिवर्तन है वो 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है लड़कियों में सिर्फ, है ना। यौनारंभ पर अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होने लगती है, तथा लगभग 28 से 30 दिनों का अंतराल में किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित हो जाती है, किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित हो जाती है। तो देखिए अंडाणु जो है स्त्रियों का 28 से 30 दिन में परिपक्व यानी पूरी तरह से तैयार हो जाता है, और 28 से 30 दिन का अवधि में अंडाशय द्वारा निर्मोचित हो जाते हैं, यानी अंडाशय से वो निकल करके यहाँ पे आ जाता है ना, इस नली में देखे थे पिछले चैप्टर में, यहाँ पे अंडाशय रहता है, तो यहाँ से इस भाग है तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, गर्भाशय का जो दीवार है उस अवधि में मोटी हो जाती है। ठीक है, गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे
ऋतुस्राव उत्पन्न होता है ना, जिससे क्या होता है, ऋतुस्राव होता है। अब ये ऋतुस्राव क्या है, देखिए ऋतुस्राव, जिसको माहवारी भी कहते हैं या इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ तो वो जो अंडाणु जो अंडाशय से निकला और यहाँ पे गर्भाशय में जाके ठहरा, वो अंडाणु अगर निषेचन ना हो उस अंडाणु का, ठीक है, यानी इसको अगर निषेचन ना हो, यानी इसको अगर शुक्राणु ना मिले, ठीक है, शुक्राणु अगर इसको मिल गया तब तो वो निषेचित हो गया और उससे भ्रूण का निर्माण होगा, है ना, और शिशु का निर्माण होगा। लेकिन अगर इसको शुक्राणु ना मिले, यानी ये निषेचन इसमें ना हुआ, तो क्या होगा, गर्भाशय का मोटा अस्तर जो है तथा उसका अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिका की परत टूट जाती है, ठीक है। तो ये अंडाशय यहाँ आया और गर्भाशय क्या हो जाता है, गर्भाशय जो है वो थोड़ा मोटा हो जाता है ना, इसमें अंडाणु भी आया हुआ है। अगर इसमें इस समय निषेचन ना हुआ, यानी इसको शुक्राणु ना मिला, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मोटा हुआ था गर्भाशय में, जो मोटा हो जाता है परत गर्भाशय का, वो फिर से टूट जाता है, ठीक है, और ये अंडा भी निर्मोचित हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो इस चीज़ के टूटने के कारण, ये गर्भाशय के टूटने के कारण फिर ब्लड निकलता है ना, जो कि कितना दिन में, 28 से 30 दिन की अवधि में, है ना। तो ये जो ब्लड निकलता है इसके टूटने के कारण, उसी को ऋतुस्राव कहते हैं ना, और वो ब्लड योनि द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, ऋतुस्राव, ठीक है। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, 28 से 30 दिन में एक बार, है ना, कितना दिन में, तो 28 से 30 दिन में एक बार होता है ना, यानी यही अंडाशय से अंडाणु निकल करके और यहाँ गर्भाशय में आता है, गर्भाशय का दीवार भी मोटा हो जाता है उस समय, है ना, फिर इसको शुक्राणु ना मिले, यानी ये निषेचन ना हो, तो ये गर्भाशय का दीवार टूट जाता है, जिससे ब्लड निकलता है, ये योनि द्वार से बाहर आ जाता है, ठीक है। ऋतुस्राव जिसको कहते हैं, है ना, या मासिक चक्र कहते हैं। क्यों मासिक चक्र, क्योंकि एक महीना होता है, 28 से 30 दिन के अंदर होता है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ये रजो दर्शन देखिए, पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे रजो दर्शन कहते हैं। तब पहला ऋतुस्राव यानी पहली बार जब ऐसा हुआ, ब्लड पहली बार निकलता है ना, यौनारंभ के शुरुआत में जो पहला बार हुआ, फर्स्ट टाइम, तो उसको कहते हैं रजो दर्शन, ठीक है। फर्स्ट टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, रजो दर्शन। और फिर 40 से 45 वर्ष तक ये चलता है ना, फिर 45 से 50 वर्ष में रुक जाता है। तो रुक जो जाता है, लास्ट जो निकलता है, जब लास्ट ऐसा होता है तो उसको रजोनिवृत्ति कहते हैं, रजोनिवृत्ति, ठीक है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं, ठीक है, यानी मेनोपॉज, ठीक है, इंग्लिश में। तो शुरुआत को रजोदर्शन याद रखिएगा, जब खत्म हुआ तो उसको रजोनिवृत्ति। ऋतुस्राव चक्र प्रारंभ में अनियमित हो सकता है तथा उसे नियमित होने में कुछ समय लगता है। तो देखिए शुरुआत में जो ऋतुस्राव शुरुआत होता है तो उस समय अनियमित हो सकता है, यानी 28 से 30 दिन में होने वाला कभी कभी 28 से 30 से कम दिन में हो सकता है, या कभी कभी ज़्यादा भी दिन में हो सकता है। तो ये शुरुआत में ऐसा होता है, अनियमित, है ना, कम बेसी दिन में। तो इसका नियंत्रण फिर हार्मोन द्वारा हो जाता है समय अनुसार। तो इस चक्र में देखिए, इसमें घबराना नहीं चाहिए ना। देखिए कभी कभी हो जाता है शुरुआत में, खाली 20 से 25 दिन में ऐसा हो जाए तो घबराना नहीं, वो समय के साथ नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय का दीवार का मोटा होना एवं निषेचन ना होने की स्थिति में उनका टूटना शामिल है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या क्या शामिल है वो तो बता दिए हैं, क्या क्या। तो अंडाणु का परिपक्व होना, है ना, अंडाणु वहाँ पे जाना, उसका निर्मोचन होना, गर्भाशय की दीवार मोटा होना, और फिर निषेचन ना हुआ तो दीवार को टूटना, दीवार जो टूट जाता है उसी से ब्लड निकलता। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता तो क्या होता है, हो जाता है तो विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकसित होने लगता है और स्थापित हो जाता है। तो अगर शुक्राणु मिल जाता है इसको, या निषेचन हो जाता तो ये अंडाणु क्या होता है, बच्चे का निर्माण यहाँ पे स्टार्ट कर देता है ना, गर्भ का निर्माण हो जाता है। और नहीं जब मिला इसको शुक्राणु तो फिर वो टूट के बाहर आ जाता है, ठीक। हाँ, तो देखिए
ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लड़कियों में ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखनी चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। तो इसमें विशेष ध्यान देना है सफाई में, साफ सफाई में। ऋतुस्राव के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले पैड, कपड़ा कम से कम दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार कम से कम बदलनी चाहिए, है ना। पैड या कपड़ा जो भी इस्तेमाल करते हैं उसको, एवं प्रयोग किए गए पैड को अच्छी तरह से निपटान करना चाहिए। तो ये सब देखिए थोड़ा सा ध्यान देने चाहिए लड़कियों को, है ना, साफ़ सफाई का खास कर इस समय। क्योंकि देखिए अगर साफ़ सफाई में ना ध्यान जाए तो कैंसर जैसी बीमारियां भी वहाँ पे हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए, है ना, साफ़ सफाई में उस समय खास करके। ठीक। अच्छा, कुछ देखिए भ्रांतियाँ हैं। का भ्रांति एक तो है, ये भ्रांति देखिए कितना बड़ा भ्रांति है कि ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई में काम नहीं करना चाहिए। ये भ्रांति है ना, ये बात में मत रहिएगा, है ना। ऋतुस्राव ये प्राकृतिक देन है, हर इंसान मतलब हर लड़की को होता है ना, और हर लड़की को हुआ है अभी तक और होता रहेगा, है ना। और इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। जो भी वो करती है सब कर सकती है, खाना बनाना या कुछ भी करना सब कर सकती है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। वो एक प्राकृतिक देन है और वो होता रहेगा, ठीक है। तो ये सब भ्रांति में ना रहे। तो चलिए आज की वीडियो में इतने देखते हैं। थोड़ा चैप्टर बहुत लंबा है, तो एक ही वीडियो में देखेंगे तो समझ में भी आपको नहीं आएगा, तो इसके बाद देखेंगे अगला वीडियो में, है ना। कैसे